कानकी टाइम्स जनाब। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं जमीर अनवर जिलानी कानकी टाइम्स की तरफ से, और हमारे साथ एक ख़ास मेहमान हैं जिन काफ़ी जाने पहचाने हैं और यहाँ की लोकल में ज़मीनी स्तर पर तो फेमस है, भी सोशल मीडिया में भी काफ़ी एक्टिव हैं। मंजर हबीब साहब, जो टीएमसी के अभी फ़िलहाल में प्रेसिडेंट हैं, INTTUC के प्रेसिडेंट हैं। तो उनसे चंद सवाल तो पूछते हैं। पहला सवाल, सर यहाँ पे अभी इलाका में देख रहा है कि बारिश के कारण काफ़ी सारे पुल टूटे हुए हैं और हर जगह बांस और बत्ती का पुल बन रहा है सर। तो वो काम जो नहीं हो रहा है, वो जो है यहाँ के पंचायत लेवल से काम नहीं हो रहा है, या उसके लिए कोई फंड का जो है वो व्यवस्था नहीं हो पा रहा था, उस वजह से काम रुका पड़ा है? सबसे पहले मैं कानकी टाइम्स का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और कानकी टाइम्स को मुबारकबाद भी देना चाहूँगा कि हमारे यहाँ के लोकल इश्यूज़ के ऊपर आप लोगों ने एक बहुत अच्छी पहल की है और लोकल इश्यूज़ को इस तरह से आप आवाम के बीच में लेके आते हैं। जाहिर सी बात है, आवाम का इन इश्यूज़ को जानना और फिर इनका क्या सोल्यूशन हो सकता है, इस सिलसिले में बात को आगे बढ़ाना, ये आप लोगों के ज़रिए एक बहुत अच्छा काम हो रहा है। और बात को आगे बढ़ाते हुए देखिए, ये जो नेचुरल कैलामिटीज़ हैं, कुदरती आफत जो आई हुई है, जैसे बाढ़ की शक्ल में आई है इस बार, तो इस बाढ़ ने रास्तों को बहुत जगह पे बहा के लेके चला गया, पुलिया को बहा के लेके चला गया। तो इसमें रातों रात तो ये पुलिया और रास्ते नहीं बन सकते, जो कि सरकारी काम है, उसका एक नियम होता है और उसके तहत वो फिर वो फंड्स वगैरह वो किए जाते हैं, उसके अलॉट किए जाते हैं और फिर वो काम एग्जीक्यूट होता है। तो बहरहाल ये काम चल रहा है फंड्स एलोकेशन वगैरह का, और जब बारिश का सीज़न ख़त्म होगा, काम तो उसके बाद ही होगा। फ़िलहाल अभी मेक शिफ्ट अरेंजमेंट हो सकता है और उसी मेक शिफ्ट अरेंजमेंट के तहत उन जगहों पे जहाँ पे रास्ते या पुलिया उड़ गया है, जहाँ पर बह गया है, तो वहाँ पे बांस के पुल का इंतज़ाम फ़िलहाल लोगों के चलने के लिए किया गया है। और ये अभी अक्टूबर नवंबर तक तो इस तरह का चलेगा। उसके बाद ही जब पानी कम होगा, बारिश का सीज़न जब ख़त्म होगा, तभी ये फिर पुलिया का काम होगा और रास्ते फिर दोबारा बनाए जाएंगे। सर एक सवाल है कि मिर्ज़ापुर में 4 साल से ब्रिज टूटे हुए, तो वो सर काफ़ी टाइम से टूटा है, वो अभी तक नहीं बन पाया। तो उसके बारे में लोग कह रहे हैं कि जिला परिषद से बनेगा या फिर MLA फंड से बनेगा कुछ। मिर्ज़ापुर में जो पुल टूटा है वो 2017 के अगस्त के फ्लड में टूटा था, 14 अगस्त के। इस सिलसिले में मैंने सोशल मीडिया में एक पोस्ट भी डाला था और उसका एक रिस्पांस भी मिला था और मेरी फिर BDO साहब से बात भी हुई थी। तो BDO साहब ने जो जानकारी दी है उसके हिसाब से ज़िला परिषद के ज़रिए ये पुल का काम होना है और ज़िला परिषद ने इस सिलसिले में कुछ पहल भी की है। और चूँकि ये प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है, वहाँ पे नदी की चौड़ाई बहुत ज़्यादा है और मेरे ख़्याल से ये कि ज़िला परिषद के भी जो फ़ंड का एलोकेशन होता है शायद उसके बस से बाहर है। फिर भी जहाँ तक मुझे ख़बर मिली है और ज़िला परिषद के ज़रिए भी ख़बर मिली है कि 49 लाख का उसमें सेंक्शन हुआ है और पैसा सेंक्शन हुआ है, लेकिन ये काम शायद अक्टूबर नवंबर से पहले शुरू नहीं हो पाएगा। सर एक सवाल जो है आपसे ये है कि सर आपसे सर बहुत यूथ जो है काफ़ी प्रभावित हैं, वो चाह रहे हैं कि इस बार का जो MLA टिकट है वो आप ले, तो इसके बारे में आपको क्या कहना है? ये आप लोगों की ज़रा नवाजी है और मेरी खुशकिस्मती है कि यहाँ के यूथ मेरे बारे में इस तरह का सोचते हैं। और जहाँ तक रही इलेक्शन लड़ने की बात या टिकट की बात, तो ये किसी भी आदमी के हाथ में नहीं होता है। ये चूँकि हम एक पार्टी करते हैं और हम तृणमूल पार्टी करते हैं और तृणमूल पार्टी में टिकट ममता बनर्जी ही देंगी और वो उनके लिए वो देख रहे हैं कि यहाँ पे चाकुलिया में कौन ऐसा कैंडिडेट होगा जो उनको ये सीट दिला पाएगा। तो वो खबर है उन तक और फिर जब वक्त आएगा तो खुद ही तय करेंगे यहाँ पे किनको टिकट दिया जाएगा। सर क्योंकि आप एक अलीग हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि वहाँ का पॉलिटिक्स और यहाँ की पॉलिटिक्स में क्या अंतर है, आपको क्या नज़र आ रहा है? देखिए, हम जब यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तो स्टूडेंट पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व थे। स्टूडेंट पॉलिटिक्स में वो बिल्कुल डिफरेंट होता है स्टूडेंट पॉलिटिक्स और यहाँ जो ज़मीनी सतह पे जो ग्राउंड लेवल पे जो पॉलिटिक्स होती है, दोनों में बहुत वाज़ह फ़र्क है, बहुत नुमाया फ़र्क है। स्टूडेंट पॉलिटिक्स में बहरहाल आपको पढ़े लिखे लोगों से ही वास्ता पड़ता है और वहाँ पे आप जो भी इश्यूज़ रेज़ करते हैं तो वो जल्दी स्ट्राइक भी कर जाती है
लड़कों को, और अगर स्ट्राइक कर जाती हैं तो फिर आपको एक सपोर्ट बेस भी मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे ज़मीनी स्तर पे चूँकि और भी पॉलिटिकल पार्टीज़ यहाँ पे काम करती हैं, सबका अपना अपना बेस भी है, सब अपने अपने तौर पे लोगों के समाजी खिदमत के लिए आगे रहते हैं और लोग उनकी तरफ देखते भी हैं। तो उसी तरह से जो लोग ज़्यादा बढ़ के काम करते हैं, ज़्यादातर लोग उसी पार्टी के साथ होते हैं। और अभी इन दिनों पिछले 10 सालों में जब से यहाँ पे तृणमूल की सरकार है, धीरे धीरे लेट से ही यहाँ सही, लेकिन तृणमूल कांग्रेस का यहाँ पे आना हुआ है और तृणमूल की जड़ें अब बहुत मजबूत हो गई हैं चाकुलिया में। और यहाँ पे चूँकि एक सिस्टम है, पार्टी सिस्टम है और डिफरेंट लेयर्स हैं पार्टी लीडरशिप की, तो इस लिहाज से एक फ़ायदा ये होता है यहाँ पे कि आप उस पार्टी के सिस्टम में हैं तो कहीं ना कहीं पे एक साइनर्जी है। साइनर्जी कहने का मतलब ये है कि सिर्फ आप ही नहीं काम करते, आपके साथ और भी आपके जो कंटेम्प्रेरीज हैं वो लोग भी काम करते हैं, तो इससे एक दूसरे को तक़वियत मिलती है, एक दूसरे को इससे फ़ायदा मिलता है। सर, तो आपसे एक और ये बात करना था, यहाँ पे जो है लोग कहते हैं कि जो टीएमसी की सरकार है वो काफ़ी ज़ोर ज़बरदस्ती कर रही है, ऐसा कुछ दमखम ज़्यादा दिखा रहा है। ऐसा किस चीज़ में दमखम? क्या किसी को मारना पीटना क्या है? देखिए, पार्टी में जहाँ तक शामिल होने की बात है तो पिछले दिनों ये देखा गया है कि लोग ज़्यादातर तृणमूल कांग्रेस में जो ममता बनर्जी की डेवलपमेंट का जो एजेंडा है और जिस हिसाब से वो काम कर रही हैं, तो और जो दूसरी पार्टीज़ में भी लोग हैं उन लोगों ने ये देख लिया है कि और दूसरी पार्टीज़ का शायद यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्यूचर बचा नहीं है, तो उन लोगों ने फिर डेवलपमेंट का साथ देने का उन लोगों ने वो किया है, पहल की है उन लोगों ने। और बाकी रही ज़ोर ज़बरदस्ती की बात, तो कम से कम हमारे चाकुलिया में तो कुछ इस तरह की ज़ोर ज़बरदस्ती कोई बात सामने आई नहीं है कि किसी को ज़बरदस्ती पार्टी में कोई ज्वाइन कराया हो। बंगाल में या कहीं और जगह पे कुछ इस तरह का होता हो, लेकिन चाकुलिया में अभी तक इस तरह की कोई बात सामने नहीं आई कि ज़बरदस्ती किसी ने किसी को पार्टी चेंज करवा दिया हो। यहाँ अभी तक इस तरह का कोई मेरी जानकारी में तो नहीं है। एक और सवाल है जो यहाँ फैक्ट एंड फिगर्स की है, जो भी फंडिंग होती है, जो भी सरकार की तरफ से जो सहायता या जो भी फंड्स आते हैं वो डिस्क्लोज़ नहीं किया जाता यहाँ के पंचायत से, यहाँ के ब्लॉक से, तो उसके बारे में आपको क्या कहना है? देखिए, पंचायत में या ब्लॉक में जो भी सरकारी पैसे आते हैं, जो भी फंड्स वगैरह आते हैं, इस सिलसिले में उनका एक काम करने का तरीका होता है, वो लोग डिस्प्ले करते होंगे। वो लोग अपने पंचायत ऑफिस में भी एक डिस्प्ले बोर्ड होगा, जैसे कोई भी सड़क वगैरह की टेंडरिंग वगैरह करनी हो तो वो लोग टेंडरिंग वगैरह भी करते हैं। लेकिन कहीं कहीं पे ये सुना गया है कि वो टेंडरिंग पब्लिक डिस्प्ले के लिए नहीं होता है, वो सिर्फ कागजी खानापूरी के लिए ही होता है कि यूँ डिस्प्ले किया और उसको फिर फाड़ करके निकाल लिया उसको, ताकि तो इस तरह का कहीं ना कहीं पे छुपाने की बात है उसमें। और रही बात ये कि आम नागरिक के जानने की बात, तो आम नागरिक के हाथ में राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2007 एक बड़ा हथियार है। इस हथियार का इस्तेमाल नहीं करते थे लोग। आपका जो सवाल था, उस सवाल का जवाब देते हुए मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी एडमिनिस्ट्रेशन के या फिर पंचायत या समिति के जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनके तरफ से हमेशा ये कोशिश रहेगी कि वो ज़्यादा जानकारी लोगों को न दें। उनके तरफ से ये कोशिश नेचुरली रहती है। जानकारी कम और छुपाना ज़्यादा चाहते हैं, लेकिन ये कि साथ में जो एक जागरूक नागरिक है, वो नागरिक किस तरह से उस जानकारी को लेना चाहता है, ये उसके ऊपर मुनहसर करता है। अगर वो जानकारी अपने जो उनको कॉन्स्टिट्यूशन ने जो पावर्स दिए हैं उनको और जो हुकूक दिए हैं, राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत आप एक एप्लीकेशन डाल करके सारी जानकारी ले सकते हैं। ये जानकारी वो खुद से नहीं देंगे, आपको इसके थ्रू से ही ये जानकारी लेनी पड़ेगी। ये देख रहे हैं लोगों की उस बदहाली को दूर करने के लिए आपका क्या क्या एजेंडा है, वो उसको डिस्क्लोज करें। देखिए, बदहाली लोगों की जो है, एक तो लेगेसी में हमारी ममता बनर्जी की सरकार ने बहुत सारी चीज़ें पाई हैं। वाम फ्रंट की जो मिसरूल था 34 इयर्स का, उसमें जो चीज़ें हैं उन्होंने लेगेसी में बहुत सारी चीज़ें पाई। लेकिन उसके बाद सरकार आने के बाद इस ममता बनर्जी की सरकार ने चौतरफा डेवलपमेंट के लिए और समाज के हर सेक्शन को इंक्लूड करने के लिए उन्होंने बहुत सारी स्कीम्स चलाई हैं। और उन स्कीम्स के तहत
आपका रिलीजियस जितने भी सेक्शंस हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, माइनॉरिटीज़, ये जितने सारे लोग हैं, इन सब के लिए आपका पेंशन स्कीम्स हैं। उसके अलावा एजुकेशन में आप माइनॉरिटीज़ में आ जाइए, ओबीसीज़ में आ जाइए, एससी एसटीज़ में आ जाइए, बच्चों को पोस्ट मैट्रिक प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप दिए जाते हैं। उसके बाद फिर पढ़ाई के लिए और फर्दर स्टडीज़ के लिए, हायर स्टडीज़ के लिए भी बहुत सारे स्कीम्स हैं गवर्नमेंट के। और प्लस ये है कि लोगों को बरसरे रोज़गार बनाने के लिए बहुत सारे, अगर कोई अनएम्प्लॉयड यूथ है तो उसको सॉफ्ट लोन्स में गाड़ियाँ वगैरह दी जाती हैं। तो इस तरह की स्कीम्स तकरीबन 50-55 के लगभग स्कीम्स सरकार की चल रही हैं। ये बदकिस्मती है कि लोगों को तक ये जानकारी पहुंची नहीं है, लोग ये जानकारी रखना नहीं चाहते हैं। तो अगर ये जानकारी लेना चाहेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, समाज के हर तबके के लिए इस सरकार ने कुछ न कुछ सोचा है और लोगों को ऊपर उठाने की कोशिश की है इस सरकार ने। आपने खुद ये देखा होगा इन दिनों जो कोरोना के वजह से लोगों का इनकम बंद हो गया है, तो इस सरकार ने लोगों के लिए फ्री में राशन का इंतज़ाम किया। और सिर्फ ऐसे नहीं, पहले 3 महीने के लिए किया था, फिर उसको बढ़ा के और 3 महीने के लिए मज़ीद किया गया। लेकिन फिर जब देखा कि नहीं, आने वाले वक्तों में भी शायद इस लॉकडाउन के वजह से इनकम का सोर्स शायद जनरेट नहीं हो पाएगा, तो 2021 के जून तक इसको फ्री कर दिया गया है। तो इस तरह की कोई सरकार कम से कम हिंदुस्तान में तो नहीं दिखती है जिसने 1 साल के लिए राशन फ्री कर दिया हो। तो इससे कम से कम लोगों को ये राहत पहुंची है फौरी तौर पे कि ये कोरोना के वजह से जो इनका काम धंधा और जो सोर्स ऑफ इनकम बंद हो गया है, तो कम से कम उनको एक रिस्पेक्टेबल लाइफ ज़िंदा रहने के लिए इस सरकार ने इंतज़ाम कर दिया है। यहाँ की जो शिक्षा की बदहाली है, जैसे जो है बच्चे तो आते हैं गवर्नमेंट स्कूल्स में, लेकिन वो एजुकेशन नहीं मिल पा रहा है, आपको क्या कहना है? तो थोड़ा सा आपके सवाल के जवाब देने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी कल परसों माध्यमिक के और 10+2 के रिज़ल्ट्स वेस्ट बंगाल बोर्ड के शाये हुए हैं जी। रिज़ल्ट देख करके तो आपको, मेरे ख्याल से आपको लगेगा ये कि सवाल शायद आपका मौजू नहीं है। रिज़ल्ट तो बड़े अच्छे हुए हैं। अच्छा। लेकिन इस रिज़ल्ट के पीछे भी कहीं ना कहीं पे अगर ये स्कूल क्रेडिट लेना चाहे तो शायद ये मुनासिब नहीं होगा। ये क्रेडिट स्कूल को नहीं जाना चाहिए, बल्कि ये जो बच्चे अच्छा रिज़ल्ट कर रहे हैं इसके पीछे जो मुख्तलिफ़ कोचिंग सेंटर्स वगैरह हैं और जो ट्यूशन सेंटर्स हैं, मेरे ख़्याल से उन सब की वजह से ये बच्चे अच्छा कर रहे हैं। बहरहाल पहले जो था, जैसे कि स्कूल में जो पढ़ाई लिखाई का और जो बच्चों का एक इंटरेस्ट बना रहता था स्कूल जाने का, आज की तारीख में ये देखा जा रहा है कि पता नहीं स्कूल में माहौल किस तरह का हो गया है कि बच्चे स्कूल नहीं जाना चाह रहे हैं। ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। इसमें सिर्फ अगर हम ये कहें कि स्कूल को या टीचर्स को बदनाम करें तो मेरे ख़्याल से ये मुनासिब नहीं होगा, बल्कि एक प्रॉब्लम है जिसमें जितने सारे स्टेक होल्डर्स हैं सबको बैठकर सर जोड़कर बैठने की ज़रूरत है। स्टेक होल्डर से मेरी मुराद स्टूडेंट्स और उनके गार्जियंस, साथ में टीचर्स और स्कूल मैनेजमेंट, ये जो 4 स्टेक होल्डर्स हैं, इन सबों को मिल कर के सबसे पहले इस मसले का हल ढूंढना होगा कि आखिर क्या वजह है कि स्कूल सिर्फ अभी रजिस्ट्रेशन के और एग्जामिनेशन के सेंटर बन के रह गए हैं, या फिर गवर्नमेंट की तरफ से जो स्कीम्स आते हैं सिर्फ उन स्कीम्स को लेने के लिए ही बच्चे स्कूल में आते हैं, पढ़ाई करने के लिए स्कूल में नहीं आते हैं। तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। और ख़ास करके हमारे यहाँ इतराफ़ में हमारे मनोरा स्कूल हुआ और भी बहुत सारे जो पुराने स्कूल हैं उन स्कूलों में ज़्यादा देखा जा रहा है। और बनिस्बत ये कि जो नए स्कूल हैं, नए स्कूलों में कहीं ना कहीं पे उन लोगों ने थोड़ा सा सिस्टम बना करके रखा है जहाँ पे इतना बड़ा प्रॉब्लम का माने आकार इतना बड़ा नहीं है। लेकिन हमारे इन स्कूलों में यहाँ पे कहने के पे ये प्रॉब्लम्स हैं और इसमें को बैठ करके सर जोड़ करके यहाँ पे इसका हल तलाश करना होगा। क्योंकि यहाँ पे जो यूथ है सब आपसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है, लेकिन वही यूथ जब सवाल खड़ा करने को होता है किसी भी मुद्दे पे या उसको आवाज़ अपनी उठाना पड़ता है कोई भी प्रॉब्लम पे, तो वो आवाज़ नहीं उठाते हैं। तो इसके बारे में आपको क्या कहना है? देखिए, सबसे पहले तो कोई भी सवाल उठाने के लिए आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप क्या सवाल उठा रहे हैं और उस सवाल का
क्या ताल्लुक़ है हकीकत से, और आप जवाब किससे मांग रहे हैं। तो ये सवाल उठाने से लोग डरते हैं ऐसा तो नहीं है, मेरे ख़्याल से हिचकते हैं, क्योंकि सब लोग मेरे ख़्याल से इस तरह के होते नहीं हैं कि सवाल कर पाए। लेकिन हम में से ही जो चंद लोग हैं जो उनको ही आगे बढ़ के आना पड़ेगा, उन सवाल को उठाना पड़ेगा, क्योंकि समाज में तो बहुत सारे लोग रहते हैं, लेकिन समाज का जो प्रॉब्लम होता है, समाज का जो दर्द होता है वो सबके सीने में नहीं होता, और सब उस चीज़ को उजागर भी नहीं कर सकते। जो चंद लोग हैं उनको ही सवाल उठाने पड़ेंगे और उठाना चाहिए, और फिर बाकी धीरे धीरे कारवां बढ़ता जाएगा। तो इसी के साथ हमारा भी कारवा ख़त्म होता। काफ़ी अहम मुद्दे पे हमारी बातचीत हुई और सर ने हमारे लिए बहुत अपना कीमती वक्त निकाल के हमें दिया, तो इसके लिए काफ़ी धन्यवाद सर को। और यहीं से हमारा जो ये सफ़र ख़त्म होता है। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद। गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बताएं कि कैसा बन रहा है वीडियोज़।